हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सीरीज हमने एसएससी सीजीएल 2024 के लिए स्टार्ट की थी, उस सीरीज को हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके लिए देखो बहुत कम टाइम बचा है। और इस कम टाइम में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अभी आपके लिए देखो एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्री का एग्जाम है, वो आपका टारगेट है कि किसी भी तरीके से हमें ये प्री क्लियर करना है। प्री में ये नहीं बोल रहा कि आपको 200 में से 200 नंबर लेके आना है, लेकिन प्री आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए बस। ठीक है, ये नंबर तो जुड़ने वाले हैं नहीं। तो केवल और केवल आपको इस कट ऑफ को क्लियर करना है, और इस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए भी आपके पास 160 प्लस तो टारगेट रखना ही आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर आप 160 प्लस यहाँ लेके आओगे तभी आप एग्जाम में वहां पे प्री क्लियर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ तो हम फ्री होके देते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बर्डन भी होता है। चीजों को यहाँ पे नए क्वेश्चन अगर दिख जाते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है। तो 160 प्लस यहाँ पे नंबर लेके आओगे तो तब वहां पे 150 प्लस नंबर ला पाओगे आप। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपके पास 25 से 30 दिन बचे हैं। डेली आप 2 मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए। जितना आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसी को आप रिवीजन करते रहिए। आपको अब एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है कि नया चैप्टर ये छूट गया तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं अभी तक, उस चीजों को आप करिए और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। बस इस पे आप फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाकी आपके लिए जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आप इसके लिए देख रहे हो कि आज तो छुट्टी कर लेते हैं, आज घूमने चलते हैं, आज पार्टी करने के लिए चलते हैं। तो अभी आपके पास केवल और केवल 20-25 दिन बचे हैं, तो इसमें ऐसे काम मत करिए कि जिसके लिए आपको पछताना पड़े बाद में। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस देश के लिए तो ठीक है, आजाद कर दिया, लेकिन आप अभी तक आजाद नहीं हुए हो। आप उसी रूम में कैद हो अभी भी। आपके माता पिता उस गरीबी में कैद हैं। तो आपको अगर आजादी दिलानी है अपने माता पिता को, तो आपको सिलेक्ट होना ही पड़ेगा। आपको सिलेक्ट होना पड़ेगा इस रूम को, जो आप चार दीवारी में कैद हो। अगर इससे आजादी चाहते हो तो फिर आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। और ये सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब यहाँ पे अभी मेहनत करोगे, तभी ले पाओगे। तो चीजों को ध्यान रखना। ये स्वतंत्रता दिवस तो आती रहेगी, लेकिन आपके लिए स्वतंत्रता दिवस तो उस दिन आएगी जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टाइम है बहुत कीमती है आपके लिए। ठीक है, इसमें ज्यादा वेस्ट मत करिए कि आप इधर उधर वीडियोस देख रहे हो, किसी फालतू कॉमेडी वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी यहाँ पे रेंडमली आप काम कर रहे हो जिसके लिए टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा काम मत करिए। केवल और केवल आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, ये 3 काम करने हैं। और ये 3 काम आप 25 दिन कर लो, पूरे दिन यही काम करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आप 25 दिन भी अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपका प्री तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि यहाँ से एसएससी सीएचएसएल 2024 के जो लेटेस्ट अभी पेपर हुए हैं, तो उन पेपर्स को हम सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जाम में कैसे करते हैं सारी चीजें। एग्जाम में किस तरीके से आपको शॉर्ट अप्रोच लगाते हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। 4 क्लासेस में जितनी भी बेसिक चीजें थी, जितने कंसेप्ट थे, हर एक क्वेश्चन के मैंने कंसेप्ट के साथ में समझाए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को शॉर्ट कर रहे हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हम डायरेक्ट अप्रोच लगा रहे हैं। आज की क्लास में बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम में कैसे करते हैं, तो सारी चीजें केवल और केवल हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम टाइम आपका लगने वाला है। देखो यहां से ध्यान रखना, एग्जाम में एक पहला पॉइंट आपको यही चीज ध्यान रखना है, जितना कम लिखोगे उतना ही आपका टाइम है वो कम लगेगा। तो कोशिश करना जितनी चीजें आप कम लिखोगे, जितना पेन कम लगाओगे ना, उतना ही टाइम कम लगेगा। कोशिश करना सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सके अपन। क्वेश्चन देखो, आपका पहला ही क्वेश्चन आपका एज से रिलेटेड पूछा गया सवाल है कि एक पिता की आयु है, उसके पुत्र की आयु, इसका अनुपात है वो 7:4 है। यानी फादर और जो बेटे का जो अनुपात है एज का, वो 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली जो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों की एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इतना है। तो बता दीजिए कि 8 वर्ष बाद में उनकी आयु कितनी है। तो पहले तो ये निकाल दे कि अभी उनकी एज कितनी है। इसके लिए इसने बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 1372 है। तो मैं बोल देता हूं कि एक की आयु अगर 7x है तो दूसरे की आयु कितनी होगी? ये 4x होगी क्या? अगर ये फादर की है तो ये सन की होगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? यहाँ पे 1372 दे रखा है। तो आप बोलोगे 1372 है, ये क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी 7×4 = 28 अक्स स्क्वायर है। क्या यही है क्या आपके पास? या मैं यहाँ से अक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ 7×4। ठीक, और मुझे अक्स अगर निकालना तो क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो देखो 4×3 = 12, और 4×4 = 16, और 4×3 = 12, 343 हो गया। अगर इसको 7 से और डिवाइड करना है तो 343 7 का क्यूब भी तो होता है, ये 49 टाइम्स चला गया। तो मुझे बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई क्या? अगर एक्स की वैल्यू 7 आ गई तो क्या फादर की एज है वो 49 होगी क्या? यहाँ से ये हो गई 49। और जो बेटे की उम्र है वो कितनी होगी? 7×4 = 28 होगी। हमसे पूछा गया है कि 8 साल बाद में कितनी होगी।
8 साल बाद में उसकी एज कितनी होगी, तो यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपके पास 57, और यहाँ पे 8 जोड़ोगे तो ये हो गया 36। क्या ये हो गया क्या आपके पास? यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 19 या 57, और यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 या 36। 19:12 का क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा 8 साल बाद। क्या क्लियर है क्या यहाँ से? ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाया। जब आप एग्जाम में इसी सवाल को करोगे तो बस इतना ही करोगे भाई, यहाँ से 1372 को आप यहाँ से 7 × 4 से डिवाइड कर दोगे, रूट निकालोगे, यहाँ पे 7 आ गया, डायरेक्ट लिखोगे भाई ये 49 हो गया, ये 28 हो गया, इसमें 8 जोड़ दो, यही चीज कर देंगे। तो लिखेंगे कम, ये 7x और ये 4x है, सब माइंड में ही रहेगा आपका, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, डीआई का सवाल है। डीआई के सवालों को हम लास्ट में करते हैं, सेकंड राउंड में करते हैं अपन। देखो यहां से आपको ट्राइंगल का सवाल दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक्स वाई के पैरेलल बी सी है, एक्स वाई है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इस तरीके से है। एक्स और वाई पर काटता है, जबकि ए बी है वो 5.4 है। ये जो ए बी है ये 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी है वो 7.2 है। यहाँ पे बी सी क्या है, 7.2 सेंटीमीटर है। बी एक्स की जो लंबाई है, बी और एक्स की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है यहाँ से एक्स वाई की लेंथ क्या होगी, तो क्या यहाँ से हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी इनके साइड का रेशियो और बड़ी वाली ट्राइंगल के साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो मुझे यहाँ से ये देखो, ये वाली साइड छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, बड़े वाले के लिए ये, तो ये रेशियो हो गया एक्स वाई डिवाइडेड बाई ये बड़े वाली साइड की 7.2। एग्जाम में केवल इतना ही लिखना आपको, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 7.2 इज इक्वल टू, छोटे वाले के लिए छोटी साइड होगी, ये कितनी हो जाएगी, देखो ये 3 है, ये 5.4 है, तो बाकी के बचे हुए क्या होगी 2.4, तो ये 2.4 हो गया, डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्राइंगल के लिए बड़ी साइड तो 5.4 दे रखी है, ये 5.4 हो गया। ये सिमिलरिटी लगा दिया, यहाँ से एक्स वाई ही हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 या 54, 18 चौक 72, 3 × 24, और यहाँ से 8 चौक 32, 3.2 आ गया क्या आंसर, ये आ गया 3.2 आ गया। इस तरीके से करोगे। देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। देखो इस, तो आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो 7 × 14, 14 में से 5 घटा दो 9, 9 से डिवाइड करेंगे 2 बार चला गया 18। अब देखो 2 × 5 × 24 डिवाइडेड बाई इसको किससे डिवाइड करना है, 30 से, ठीक है, 5 दूनी 10, ये चला गया 3 × 24, आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ये हो गया। छोटे छोटे सवाल है यहाँ से। देखो नेक्स्ट बोला है क्या कि एक अर्धगोला है, उसका व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो एक इस तरीके से होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, आधा कर देंगे 2πr², क्या यही होगा क्या 2πr²। मैंने क्या टेबल बताई थी कि आपको कि रेडियस अगर 7 होती है, 14 होती है, 21 होती है, तो इसका πr² क्या होता है, क्या यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है भाई 2π, और यहाँ पे r की जगह क्या लिखा हुआ है 21/2, तो 21 का स्क्वायर और नीचे के 2 का स्क्वायर बाहर लिख देता हूं तो 4 हो गया, यही तो लिख दिया। और क्या इस πr² अगर रेडियस 21 हो तो उसका πr² कितना होता है भाई, एरिया कितना होता है 1386, क्या मैंने बताया था कि यहाँ से, तो 2 से डिवाइड कर दूं तो 1/2, और यहाँ से ये हो गया 1386। तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आप सोल्व करोगे यहाँ से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, आंसर आ गई। आपको 22/7 और इस तरीके से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप 21 का स्क्वायर निकालो और कैलकुलेशन करो। इसीलिए मैंने आपको टेबल बताई थी। अगर कोई नया स्टूडेंट आज की क्लास देख रहा है तो सबसे पहले जो 4 क्लासेस हो चुकी हैं उनको आप देख लीजिए, बहुत चीजें मैं समझा चुका हूँ, सारे कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, और ये टेबल का इफेक्ट है, इसीलिए हम कैलकुलेशन नहीं करते मेंसुरेशन के सवालों में। डीआई का सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, बोट एंड स्ट्रीम पूरा मैं समझा चुका हूँ, पूरा टॉपिक ही समझा चुका हूँ। क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो देखो 60 किलोमीटर है, वो 4 घंटे में चला जाता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया गया x+y, तो यहां से आपको दे रखा है कि x+y है, ये 60 है वो 4 घंटे में, यानी 15 चौक 60, 15 किलोमीटर पर ओवर हो गया। क्या इसमें आपको दे रखा है कि जो जल की नाव की जो गति है वो स्थिर जल में, यानी x की वैल्यू है वो कितनी है 13 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 13 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 2 आ गई, ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक है। बोला है कि धारा के अपोजिट चलना है, यानी अप स्ट्रीम चलने में 30 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो अप स्ट्रीम चलेगा तो 30 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम स्पीड x-y कितना होगा, तो यहां से 2 घटा दीजिए 11, 11 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 11 आ रहा है,
और तो आएगा नहीं आंसर। 180 रुपए के एक दर्जन जोड़ी, देखो यहां से क्वेश्चन ठीक तरीके से समझना। यहां से 180 रुपए में क्या करता है, एक दर्जन यानी 12 पीस है वो जोड़ी दस्ताने खरीदता है। 2 पीस है, दो दो पीस के क्या हो गए, 12 पीस हो गए। इस तरीके से वो 10% की छूट पर उपलब्ध है। 54 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने हैं वो खरीदा जा सकता है। एक लाइन में इस क्वेश्चन का देखो क्या आंसर करेंगे। पहले तो ये देख लो कि यहां से एक जोड़ी दस्ताने का कितने रुपए प्राइस पड़ेगा आपका। तो 180 रुपए में 180 रुपए में इस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% का मतलब क्या हो गया, 180 का 10% निकालोगे तो 18। तो 180 में से आप 18 ही घटा दो ना, तो कितना बच जाएगा यहां से, 162 बचेगा। क्या यही बच गया आपके पास। इस 162 में कितने दर्जन मिल रहे हैं उसको, 12 पीस मिल रहे हैं। तो एक दर्जन का इतना प्राइस हो गया क्या, एक दर्जन का इतना प्राइस हो गया। और आपको चीज 54 रुपए में, 1 रुपए का, जैसे मान लीजिए कि 2 रुपए में एक टोपी आती है तो 10 रुपए में कितने आएगी, तो 2 से डिवाइड तो करते हैं 5 ही आएगी। तो आप क्या कर रहे हो, 54 में मुझे निकालना, तो 54 को डिवाइड कर दो इस एक दस्ताने के, एक जोड़ी दस्ताने की प्राइस से। बस यही आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देना। देखो इसको सोल्व करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये किससे डिवाइड होगा, ये 12 को तो मैं ऊपर भेज देता हूं, ये यहां से सोल्व कर देते हैं। 12 से होगा क्या, ये 4, और यहां से आप 2 से डिवाइड कर दो। देखो 6 बार, और यहां से 8 और 1, 81 बार चला गया। 27 थी 81, और 27 दुआ 54 हो गया। 3 से काटोगे 2 बार, और ये 2 पलट के ऊपर चला गया। आंसर कितना आ गया, 4। ये हो गया। एक लाइन में बस इतना ही आपको लिखना है। तो ये चीज लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला ना। तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो ये चीजें आपकी शॉर्ट में भी आंसर आ जाता है। इनकी पीडीएफ देखो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो सक्सेसिव वाले सवाल आते हैं इस तरीके से कि पहले वर्ष के दौरान है एक गांव की जनसंख्या वो 5% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हो गई। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हुई। तो पहले वर्ष में शुरुआत में, अब ये पूरा कंसेप्ट में समझा चुका हूं सक्सेसिव का है, तो इसका मैंने 3 तरीके बताए थे। चौथा तरीका आज और सीख लो, फ्रैक्शन वाला तरीका। 5% का मतलब 1/20, तो 20 से बढ़ जाता है 21 हो गया, 1 बढ़ गया। फिर दूसरे वर्ष 5% कम हो जाता है, यानी 20 से 1 कम हो जाता है, 19 हो गया। भाई 5% का मतलब 1/20, और ये होमवर्क में दे चुका हूं पहले कि जितने भी फ्रैक्शन है वो सारी याद होनी चाहिए आपको। तो देखो 20 से 21 हो गया, 20 से 19 हो गया दूसरे साल। तो ओवरऑल यही तो दिखाएगा आपका कितना आ जाएगा। देखो यहां से 400, ये तो वैल्यू होगी 400, और इसको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया। बीच वाली संख्या क्या है, 20 का स्क्वायर करके 1 कम कर दो, यानी 400 में से 1 कम कर दोगे 399। मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, इसीलिए नहीं बता रहा वापस से। 399 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, यानी पहले जनसंख्या ये थी, बाद में इतनी हो गई, तो क्या इसकी यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, कितनी भाई, 47,880। इस 399 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। तो मुझे बताइए कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, क्या कितने, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 399 को एक बार डिवाइड, 399 से डिवाइड करोगे, एक बार चला गया, कितना बचेगा, 79 बचेगा। ये बचेगा आपके पास, ये 2 बार पूरा का पूरा 2 बार चला गया, 0 का 0 रह गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 120 आ गई, तो क्या इसको भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो क्या। तो यहां से पहले वाली जनसंख्या आ जाएगी 12 चौक 48, ये आ गया आंसर 48,000। यानी शुरू में उस गांव की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 48,000 थी। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, 2000 और 2020 में कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिविजिबल हैं। तो यहां तो इजी है भाई, 2000 है, तो 2000 के बाद में देखना है। वैसे 2000 तो डिविजिबल है, लेकिन 2000 और 2020 के बीच वाली बतानी है। तो जैसे यहां से 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल भी मैं पूरा समझा चुका हूं, जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिवाइड होते हो। तो यहां पे क्या बनेगा भाई, 2008 बनेगा एक, तो जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या बन रहे हैं, 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। एक आपका 2016 बनेगा, जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं। केवल 2 ऐसे ईयर हैं जहां पे 2 साल ऐसे हैं जहां पे 8 से डिवाइड हो रहा है, तो केवल और केवल 2 होंगे इससे। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये तो। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख था, 2 लाख से 2,40,000 हो गया, तो बताइए कितना परसेंट बढ़ गया। जितने जीरो काट दीजिए, देखो 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। 20 से 24 है, तो मैं इस तरीके से बोल दूं भाई 10 से कितना हो गया, 12 का हो गया क्या, और 10 से 12 का मतलब क्या हो गया, 20% हो गया क्या, ये 20% इंक्रीज हो गया। आंसर टाइम एंड वर्क के सवालों में तो देखते हैं, आंसर करते हैं। देखो क्या बोला क्या है कि 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, 9 घंटे काम करते हैं। कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया। इस कंप्लीट काम को 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति 12 घंटे अगर काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इतने ही दिन लगेंगे। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा।
ये चीजें हैं, देखो बिल्कुल सिंपल सी होगी। यहाँ से 12 से 12 चला गया, 8 या 24 हो गया, 9 या 27 आंसर आ गया, 27 आंसर आ गया। 4 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा जिसका एंगल है वो 45 डिग्री बनाता हो। तो देखो एक सर्किल है जिस तरीके से, ये आपका सर्किल हो गया, और यहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे हमें पूछा गया है इसका क्या बताना, हमें पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली लेंथ, ये टोटल लेंथ, ध्यान रखना ये लेंथ भी आती है, ये टोटल लेंथ। इसके चारों तरफ जो भी लाइन है उनकी सभी को जोड़ दीजिए, वही पेरीमीटर होता है। तो मुझे यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर। देखो ये लेंथ कितनी है, 4 है, ये लेंथ कितनी है, 4 है, यानी टोटल 8 हो गया। ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। हमें चाहिए ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ देखो कैसे निकालते हैं। ये जो 2 पाई आर है ये कंप्लीट सर्कल की है, 2 पाई आर है, ये जो पेरीमीटर है कंप्लीट सर्कल का है, यानी 360 डिग्री। इस पे जो एंगल बनता है 360 डिग्री का, ये तो 360 डिग्री का है, हमें तो 45 डिग्री का ही निकालना है, तो 45 डिग्री का ही निकालना है। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से 8 बार चला गया, और यहाँ से आर की वैल्यू तो क्या है, 4 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया, यहाँ से पाई आ गया। क्या ये पाई आ गया, इसकी वैल्यू पाई है, यहाँ पे 4 + 4 ये है, तो टोटल जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 + पाई हो जाएगा। क्या 8 + पाई हो गया, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ये कंसेप्ट में बता चुका हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सवाल आपका आने वाला एग्जाम में, ध्यान रखना ये फिक्स है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल आएगा आपका, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सवाल आएगा आपका एसएससी में। दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इनके एरिया का रेशियो देखो, एरिया दे दिया। क्या अगर एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इनके जो एरिया है वो कितना है, 12.96 है, और दूसरे वाले का जो एरिया है वो कितना है, 3635.04 है। क्या यही है क्या? और ये किसके बराबर होगा, ये इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। साइड कितनी होगी, देखो पहले वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो यहाँ पे पी क्यू आर वाला, तो यहाँ पे 2.9 दे रखा है क्यू आर का, यहाँ पे क्यू आर का दे रखा है, तो फिर ये वाई जेड का होगा, फिर 2.9 डिवाइडेड बाई वाई जेड। क्या इसका स्क्वायर होगा क्या? ये कंसेप्ट में पूरा बता चुका हूं, पेरीमीटर और स्क्वायर पे बेस, और इस पे बेस सवाल पूछा जाता है। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, आप 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 और 4 पंजे 20, 4 इंटे 32, 3 4 7 28, 4 6 24 से आ गया। अभी भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 इंटे 32 एक बार चला गया, 4 या 12 और 3 बचा, 4 इंटे 32, 4 नाम 36, और 4 6 24, 3 4 नाम 36, ये हो गया क्या आपके पास। अभी भी ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से और डिवाइड कर दो, 9 से चला गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 1, क्या ये 9/41 हो गया पूरा का पूरा, जब सोल्व करेंगे तो 9/41 हो गया। अगर मुझे 2.9 डिवाइडेड बाई वाई जेड निकालना है, तो क्या इसका स्क्वायर रूट कर दूं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/21 आ गया। तो यहां से सोल्व करेंगे, 3 7 21, और वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2.9 इंटू 7 आ गया, यानी 7 या 21, 7 या 21, 310 में से 7 घटा दोगे तो यहां से जो बचेगा 303 बचेगा, यहां से 7 या 21, सॉरी 210 है ना, 210 में से आप घटाओगे 7 घटा दोगे तो 203 बचेगा, यानी 20.3 आंसर आ गया पॉइंट में। तो ये आंसर आ गया 20.3, बी ऑप्शन होगा इसका। इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल पूछा जाएगा आपका, 110% फिक्स है, या तो पेरीमीटर से पूछा जाएगा या फिर एरिया पे बेस्ड पूछा जाएगा। कंसेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर कोई नया स्टूडेंट है वो फिर देख लीजिए लास्ट की 4 क्लासेस। देखो यहां से नेक्स्ट सवाल देखो, परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप के सवालों को ट्यूशन को आप समझ लो, आराम से आंसर है वो 2 सेकंड 5 सेकंड में आ जाता है। 250 व्यक्तियों का एक समूह है, 40% इसमें क्या है, पुरुष है, और 60% क्या है, फीमेल है। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है, यानी 250 थी, अब कितनी हो गए, टोटल जो मेंबर थे 250 थे, 30 महिलाएं और जुड़ गई, तो टोटल मेंबर तो कितने हो गए, 280 हो गए। क्या तो 280 हो गए टोटल मेंबर, ठीक है। तो बता दीजिए कि नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज कितना है। तो ये टोटल मेंबर तो इतने हो गए, इतने समूह हो गया। इसमें हम देखते हैं कि इसमें महिलाएं हैं वो कितनी जुड़ गई, 30 जुड़ गई। पहले कितनी थी, 60% थी, तो 25 जो 250 है उसका 60% निकाल दीजिए, 150, और 150 में 30 जोड़ दीजिए, 180, ये लीजिए।
180 महिलाएं हैं, 280 में से इंटू 100 कर देंगे, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 0 से 0 चला गया 9, और यहां से 14 दूना 28, 9/14 हो गया क्या? और 9/14 का मतलब क्या होता है? 900/14 लिखा हुआ है एक तरीके से। क्या लिखा हुआ है ये? 900/14। तो 14×6 = 84, 6 बचेगा, 14×4 = 56, 64 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर एक ही है, 64 पॉइंट समथिंग, सी ऑप्शन, ये हो गया आंसर। एक एक लाइन में आंसर आएंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पूरा फॉर्मूला है, देखो cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b + sin a sin b। ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे याद करने हैं आपको। आज का होमवर्क यही है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे आप याद कर लीजिए। sin a + b का, sin a - b का, cos a + b का, cos a - b का, tan a + b का, tan a - b का, cos 2θ का, sin 2θ का, यानी sin 3θ का, cos 3θ का, ये जो फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। देखो सीधा सीधा पूछा गया cos x + y, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, यहां हो गया माइनस sin x - y का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस cos a sin b होता है, लेकिन माइनस है तो प्लस आएगा फिर यहाँ पे। तो देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ठीक है यहाँ पे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो sin a cos b माइनस cos a sin b होता है, यानी यहाँ ये वाला फॉर्मूला होता है, बट इसमें जब माइनस करोगे तो ये प्लस बन जाता है, तो यानी ये तो गलत है, प्लस आना चाहिए था, ये प्लस आ गया। tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan θ बटा 1 माइनस tan स्क्वायर θ, यानी यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। सीधा सीधा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। और इसकी डायरेक्ट ट्रिक है कि देखो ये बोला जाएगा कि कुछ भी आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, एक बार बोल दिया जाएगा, यहाँ पे फिक्स दे रखा होगा, ध्यान रखना। अगर दोनों क्वांटिटी बराबर है, एक को 20% पे घाटा हो गया, दूसरे को 20% पे प्रॉफिट हो गया, और सेम प्राइस पे बेचा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्राइस दे रखी होगी वो बेचा जाता है, खरीदा नहीं। दो टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। एक तो सवाल बनता है कि उसने 10-10 हजार में सेम प्राइस में खरीदे, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एक को 20% लॉस पे बेच दिया, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, एक तो सवाल ये बनता है। तो वो तो सीधा सीधा सवाल है कि एक को 10,000 में खरीदा, एक को 20% का प्रॉफिट हो गया, एक को 10,000 में खरीदा, एक को 20% लॉस पे, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही लॉस हो गया, यानी ओवरऑल आप देखोगे तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे ये बोला जाए कि 10,000 में दोनों को, प्रत्येक को 10-10 हजार में बेचा जाता है, एक को 20% का घाटा हुआ, एक को 20% का प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट यहां से ओवरऑल जो इसको प्रॉफिट और लॉस होगा वो x² / 100, मैंने बताया था कि कंसेप्ट ये x² / 100% का क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल लॉस होगा, हमेशा लॉस ही होगा। तो लॉस ही होगा x², देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 400 डिवाइडेड बाई 4, 4% का क्या होगा, लॉस होगा। हमेशा यहाँ पे अगर एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, एक पॉजिटिव में हो, एक नेगेटिव में हो, एक प्रॉफिट में हो, एक लॉस में हो, तो हमेशा लॉस ही होता है। ये कंसेप्ट मैं पहले ही समझा चुका हूं, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहे हैं, कंसेप्ट मैंने समझा दिया सारे के सारे। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है ना, अभी किस में आया है, ये आपका 24 में आया है, और सेम टाइप का सवाल 2019 में पूछा गया था। ये 2019 में एसएससी सीजीएल में, चाहे चेक कर लेना आप, एसएससी सीजीएल 2019 का सवाल है सेम का। यहाँ पे केवल और केवल डाटा चेंज किया गया, उसमें जो डाटा दे रखा था यहाँ पे केवल 140 डिग्री दे रखा था। ये लीजिए, ये 2019 का सवाल है, रिपीट होकर 2024 में वापस आया है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट 5 सालों के, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 10 सालों के आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। प्री तो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आपका, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेंस के लिए आप थोड़े से अच्छे सवाल कर सकते हो। बाकी हमेशा जो सवाल होते हैं ना, 100 में से 90 सवाल, 85 सवाल तो प्रीवियस ईयर बेस ही रहते हैं। केवल आपके पास 10 से 15 सवाल नए देखने को मिलते हैं जो थोड़े से नए कंसेप्ट पे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में डायरेक्ट ट्रिक बोलूं तो यहां से 240 है ना, 240 इसका आधा कर दो, आंसर आ जाता है। यही है इसका आंसर, 120 होगा। कैसे आया वो चीज मैं बता देता हूं। देखो, ये आपका सर्किल है, इसमें ये बोला गया है एक आर्क है पी क्यू आर, ये सेंटर ओ है, और एक आर्क है पी क्यू आर जो 240 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कुछ इस तरीके से बोल देता हूं भाई, ये आर्क है, ठीक है, ये बना दी यहाँ पे 240 का एंगल, ये है पी, यहाँ पे हो गया कुछ ना कुछ क्यू, और ये हो गया आर। इस तरीके से ध्यान रखना, ये जो आर्क बोला जाएगा ये पी क्यू आर है। आपसे एबीसी भी बोला जा सकता है, जो क्वेश्चन 2019 का था ना उसमें एबीसी दे रखा था, यहाँ पे एबीसी है, ओ है 140 डिग्री, और वो है यहाँ पे पी पे मिलता है। तो यहाँ पे केवल नंबर और डाटा थोड़ा सा चेंज कर रखा था, बाकी कंसेप्ट यही है।
तो आपसे बोला गया है कि 240 डिग्री का एंगल बनाता है और पी क्यू है जो ए तक बढ़ाया जाता है, पी क्यू को ए तक बढ़ा दिया गया, तो मैं इसको क्यू को ये बोल देता हूं कि ये क्यू है और मैंने यहां तक बढ़ा दिया ए तक। क्लियर, ये बढ़ा दिया। बताना है ए क्यू आर का मान क्या होगा, ए क्यू आर का मान क्या होगा। देखो ए कहां पे है, ए, ये रहा क्यू और ये रहा आर। क्लियर है क्या? ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल बताना है। देखो ये वाला एंगल कहां से आएगा, मैंने बोला था जो आपका सर्किल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्किल में भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनता ही बनता है। अब ये सवाल देखो आपको सर्किल का तो दिख रहा है लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है। कैसे? आप क्या कर दो यहाँ पे, इसको इस तरीके से बढ़ा दो, ये मैंने बढ़ा दिया। मुझे बताइए ये जो आर्क है पी आर, ये जो पी क्यू आर्क है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर 240 है तो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल क्या होगा, क्या इसका आधा ही होगा क्या, 120 होगा क्या, ये 120 होगा क्या? भाई कोई भी सर्किल होता है जिसमें कोई आर्क द्वारा सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है उसी का आधा क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल होता है। ये मैंने बता दिया था पहले भी। तो ये 120 है। अब मुझे यहां से बता दीजिए क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? अगर मैं यहां से बोलूं, देखो इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या आपके पास? ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये एक सर्किल हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सटीरियर बाहर हो गया। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये बाहर वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस माइनस करोगे तो ये क्या होगा, थीटा ही होगा क्या? यानी आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये अपोजिट एंगल जो आपका दे रखा है 120, क्या इसी के बराबर होगा क्या? ये भी 120 डिग्री के बराबर है। आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा ध्यान रखना, आपको डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना। अगर ये टाइप आपका सवाल आ गया, जो आपका 220 240 लिखा हुआ है, इसका आधा कर देना, आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये सवाल पहले भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना इस टाइप के सवालों को। जो टाइप आते हैं ना उनको रट ही लिया करो, आपको इस टाइप का सवाल आता है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वापस से बेसिक लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा ना वहां पे बहुत ज्यादा। अगर प्रीवियस ईयर में से सवाल आ रहे हैं और फिर वहां जाके भी आप बेसिक लगा रहे हो, वापस से वही प्रोसेस से सोल्व कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है ना? अगर प्रीवियस से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप रट के ही चला जाओ, भाई ये टाइप होगा तो इसमें ये ट्रिक लगेगी, फिर तो आपको ट्रिक ही काम करेगी वहां पे। नेक्स्ट सवाल देखो, देखने में बहुत ज्यादा अजीब दिख रहा है ये सवाल। एक बैंक है वो रुपए के पर एन स्क्वायर वर्षों के लिए इतनी रेट से, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, ये रेट दे रखा है। इस पे जो साधारण ब्याज है, इस पे साधारण ब्याज लगाते हैं। एक अन्य बैंक है जो रुपए एल पर पी पर, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गई, इस रेट से ब्याज लगाता है और दोनों का ब्याज क्या है आपका, समान है, दोनों इंटरेस्ट बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दो। पी इंटू आर इंटू टी, ये हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया क्या आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए एल पी इंटू आर इंटू टी, ये आर की पावर 3/2। क्या ये भी सिंपल इंटरेस्ट है क्या? दोनों बराबर कर देंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें ये चाहिए, यहाँ से पूछा गया है कि के और एल के बीच में अनुपात बता दीजिए, तो के को इधर रख लो, एल को नीचे ले आओ, बस बाकी को उधर भेज दो। तो एन क्यूब इंटू आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू आर की पावर 1/2। क्या यही है क्या? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा, देखो एन स्क्वायर से काटेंगे तो एन बच गया, इंटू यहाँ आर की पावर 1/2 है, आर की पावर 3/2 है, ये 1.5 है, यहाँ पे आधा है, तो क्या कट जाएगा, आर ही बचेगा कि केवल, तो यहाँ पे क्या बच गया, एन आर ही बच गया क्या? और यहाँ पे अगर मुझे रेशियो निकालना है के अपॉन एल का, तो कितना आ गया, एन आर अपॉन 1, नीचे 1 लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे आ गया एन आर अपॉन 1, यानी एन आर इज टू 1 आ गया। सिंपल सा सवाल है, जैसे क्वेश्चन ने बोला उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। ये समीकरण बता दीजिए यहाँ पे कौन सी समीकरण है, तो यहाँ पे पैरेलल होगी, कॉन्सिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग वाली होगी, या कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो सिंपल सा सवाल है, देखो यहाँ से x प्लस 2y है, अगर मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कर दूं, इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 13/4 बन जाएगा क्या? अब यहाँ पे देखो x प्लस 2y, x प्लस 2y दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो ध्यान रखना जब दोनों ही सेम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो बराबर हो जाता है, तो हमेशा पैरेलल होगी। कंसेप्ट में बता देता हूं, नया सवाल है, तो हमेशा ध्यान रखना दो इक्वेशन आपके पास हो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, पहली इक्वेशन दे दे आपको, दूसरी इक्वेशन दे दे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर ये दे दे
और यहां से आपसे पूछा जाए कि इनमें से पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करने वाली होगी या कंसिडेंट होगी, आपकी कोइंसिडेंट होगी। तो यहां पे पहला केस तो आपके पास यही हो गया कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों ही बराबर हैं, इनका जो रेशियो है वो अगर बराबर है, तो ये तीनों क्या होगी, यानी सेम ही बन गई पूरी की पूरी इक्वेशन। तो ये कोलीनियर होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, कोलीनियर होंगे, या मैं बोल सकता हूं कोइंसिडेंट होंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा केस यहां पे, अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, जैसे ये वाला केस आ गया आपका, A1/A2 करोगे 1/4 आ गया, इज इक्वल टू 2/8 करोगे, क्या वो भी 1/4 ही आ गया क्या, ये भी 1/4 ही है, इज इक्वल टू C1/C2 करोगे तो 15/13 है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। अगर तीसरा केस, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्टिंग होंगी। ध्यान रखना ये चीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हो आपको, और आजकल ये सवाल पूछे जाने लग गए, तो अगर दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है तो इनमें से पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर A1/A2, यानी अगर देखो इनका रेशियो निकालोगे, ठीक है, जो भी कॉमन है उनको हटा दो, तो ये बराबर ही बन जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। इनकी जो लाइन बनेगी, यानी पहली वाली लाइन और इसके ऊपर ही दूसरी वाली लाइन बन जाएगी। पैरेलल का मतलब यानी ये लाइन होगी तो दूसरी इसकी पैरेलल होगी, तीसरी यहाँ पे बनेगी तो ये क्रॉस में बनेगी, इस तरीके से इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो एक होगा, ठीक है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से क्या बोला गया है, एक बेलनाकार टैंक है, इसकी क्षमता देखो, कैपेसिटी जब भी दे रखा हो इसका मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी जब भी दे रखा हो उसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम आपको दे रखा है और रेडियस आपको दे रखी है। इसमें देखो वापस से हम मेंसुरेशन वाले सवालों में कैलकुलेशन करते ही नहीं है, वो टेबल का यूज करते हैं। देखो क्या बोला गया है, वॉल्यूम बोला ना, तो πr²h यही तो लिखोगे, कितना दे रखा है, 8316 ही तो दे रखा है ना, 8316 दे रखा है। क्या यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, 21 दे रखी है क्या, और जब रेडियस अगर 21 दे रखी होती है, πr² क्या होता है, πr² क्या होता है, 1386 होता है, तो मैं डायरेक्ट एज इक्वल टू लिखूंगा बिना कुछ सोल्व किए, 1386 डिवाइडेड, सॉरी 8316 डिवाइडेड बाई 1386, ये हो गया। क्योंकि मुझे πr² का पता है कि जब पाई इंटू आर की जगह 81 होता है, इसका स्क्वायर जब हम सोल्व करते हैं तो ये 1386 होता है टेबल से। भाई मैंने बताया था ना, 154 616 1386 24 64, ठीक है, वो टेबल आपको यहां सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहां से सोल्व कर सकते हो, या तो पूरा सोल्व कर दो, नहीं क्या करेंगे, पूरा का पूरा बार बार एग्जैक्ट नंबर कट रहा है, तो 6 को अगर 6 से डिवाइड करना है, अगर मुझे डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। तो देखो यहां से किससे मल्टीप्लाई किया है, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 का 24 नहीं आ रहा यूनिट डिजिट, 8 से 48 नहीं आ रहा, 10 से तो वैसे भी नहीं आएगा, सही है एक ही ऑप्शन, तो आंसर आ गया इसका 6। क्या जाएगा यहाँ से आंसर, केवल और केवल 6 आएगा, इसको देखिए 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, आंसर 6 ही आएगा। ऐसे आप टाइम बचाओगे। इस जगह देखो यहाँ पे एक तो सोल्व करता है एक बच्चा, यहाँ पे 10 सेकंड वेस्ट करता, इसको सोल्व करके काट के फिर सोल्व करेगा, 5 से 10 सेकंड तो जाएंगे ना उसके। और एक बच्चा क्या कर लेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 बनाना चाहता हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अभी यहाँ पे 6 बनेगा। ऑप्शन से देख लिया मैंने, आंसर आ गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, 3/2 लीटर प्रति रुपए, देखो क्या बोला गया, 3/2 लीटर, 3/2 लीटर प्रति रुपए, यानी 1 रुपए में इतने मिलते हैं, इसने उल्टा बोला है। इस तरीके से बोलना चाहिए था भाई 1 रुपए में इतने लीटर मिलते हैं, लेकिन उल्टा बोल दिया भाई 3/2 लीटर हैं वो प्रति रुपए में, 1 रुपए में, उल्टा बोल रहा है ये चीजें। इसकी दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि क्या हो जाए, मिश्रण में मात्रा इतनी हो जाए। क्या ये एलिगेशन का सवाल है क्या, कि ओवरऑल आपको दे दिया कितना पानी मिलाना चाहिए, शुरू में दे रखा था, तो सिंपल सा ये बोला गया कि 60 लीटर दूध था, 60 लीटर क्या था, दूध था, और इसको इसकी प्राइस जो थी, वो मूल्य था, इसका भाव था, वो क्या था कि 1 रुपए पर 3/2 लीटर, इतना ही तो मिलता है ना। उल्टा बोला है, ध्यान रखना, इसने तो ये बोला है कि 3/2 पर लीटर, पर रुपीज, कि 1 रुपए में उसको इतना मिलता है। मैं उल्टा बोल रहा हूं कि 1 रुपए में उसको इतना मिलता है,
तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे भाई 1/3/2, 1 रुपए में इतने लीटर मिलते हैं, तो पलट के ऊपर हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा यही रेशो 2/3, 2/3 रुपीज पर लीटर, ये होगा यहाँ पे। इसमें कितना पानी ऐड किया जाए, यहाँ पे वाटर का बोला गया कि वाटर कितना ऐड किया जाए, ये मिल्क है, तो यहां से इसका भाव तो क्या हो गया, ये भाव है। क्या पानी का भाव होता है क्या यहाँ से, पानी तो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पानी की कॉस्ट कितनी हो गई, 0 हो गई क्या, इसकी तो कॉस्ट होती नहीं है। और इसमें मिलाया जाए तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए 15/8 लीटर प्रति रुपए होनी चाहिए। मैं उसका उल्टा बोल देता हूँ कि 1 रुपए में कितने लीटर, तो आप बोलोगे 15/8 लीटर, तो उल्टा हो गया, तो 8/15 हो गया, यहाँ पे उल्टा लिखोगे 8/15। ध्यान रखना ये चेंज करना है हमें, एलिगेशन में उल्टा मन लगा देना, आंसर नहीं आएगा, आंसर आ भी जाएगा तो यहाँ पे गलत आएगा फिर। अब लगा दो यहाँ पे एलिगेशन लगा दो, देखो एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ज्यादा में से कम को घटा दो, तो यहाँ तो 8/15 ही आ गया, इधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 5 से कर दिया तो 10/15 बना है, यहाँ पे 8/15 बना है, यानी 2/15 बन गया क्या, ये 2/15 बन गया, ठीक है। 15 से 15 चला गया, रेशियो क्या आ गया 4:1 का आ गया, 4:1 का रेशियो आया है, ठीक है। तो 4:1 का रेशियो आया है, तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, यही तो गिवन है, इनकी क्वांटिटी का रेशियो तो आएगा ना, तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, ये 15 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे इस 1 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी, क्या 15 होगी क्या, तभी तो यहाँ पे आएगा, तो ये कितना आ गया आपका 15 आ गया, तो 15 लीटर होना चाहिए यहाँ पे पानी, इतना ऐड करना चाहिए, ये एलिगेशन मेथड है। नेक्स्ट सवाल देखो, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और ये कंसेप्ट में पूरा डिटेल से समझा चुका हूं, तीनों फॉर्मूले मैंने बताए थे। क्या फॉर्मूला होता है, 2√R1R2, R1 आपका कितना दे रखा है 49 और 16, इनका रूट कर दोगे तो 49 × 16, आंसर कितना जाएगा 7 चौक 28, 28 2 56, आंसर पूरा डिटेल से समझा दिया मैंने ये कंसेप्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ शुरू की 3-4 क्लासेस आप देख लीजिए, सारा कंसेप्ट मैंने समझा दिया, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। 2016 से 2020 तक कंपनी के कार उत्पादन बताते हैं, बताना है कि 2018 से 2020 तक किस प्रकार के कारों के उत्पादन में लगातार कमी आई है, लगातार कमी आई है, तो मुझे बताइए 39, 25 और 18 है, बिल्कुल सही है, इसमें कमी आ रही है लगातार। 14, 12 है, 8 इसमें भी कमी आ रही है लगातार। 19, 25 ये तो बढ़ गया यहाँ पे, 21, 19 और 20 ये भी बढ़ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल 2 हैं यहाँ पे, ए और बी, ये ए और बी आगा, आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, 4 कंपनियां हैं ए बी सी डी, इसमें आपको 3 वर्कर दे रखे हैं, एक तो स्किल्ड हैं, एक सेमी स्किल्ड हैं और एक अनस्किल्ड हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल द कंपनीज इज द सेम, सभी में क्या है वर्कर्स की संख्या क्या है, सेम है। द कंपनी हैज द डेस्ट आपको दे रखा है यहाँ पे बीच में, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड, देखो अनस्किल्ड वाले कौन से हैं, ये वाले, और ये नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे 35, 20, 45 और 30, सभी में ये दे रखे हैं। तो इसमें बताना है कि देन कंपनी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, तो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो हाईएस्ट किस में है, तो आप बोलोगे बी में है, किस में है, बी में है, तो यहाँ पे तो आएगा बी, बी में हाईएस्ट अनस्किल्ड वर्कर है। एंड कंपनी हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ स्किल वर्कर, स्किल वर्कर यहाँ पे ब्लू वाले हैं, तो ब्लू वाले में देखो स्किल वर्कर में लोवेस्ट कहाँ पे है, ये वाला लोवेस्ट है, तो ये भी बी में ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बी ही आएगा, तो दोनों जगह बी भी आएगा, आंसर आ गया ये आ गया। देखो 4 सवाल डीआई का आ रहे हैं यहाँ पे, 25 में से 4 सवाल तो डीआई के आएंगे आपके, 3 से 4 सवाल तो पूछे जाते हैं, तो केवल 21 सवाल बचे हैं, 21 में से 2-3 सवाल हार्ड पूछे जाते हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, बाकी सब इजी रहेंगे आपके, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 15 मिनट में पेपर कंप्लीट हो जाता है अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो बेसिक से करते फिर रिया और रीदा के द्वारा प्राप्त अंक बताए गए हैं, बताना है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अधिकतम अंक हैं वो 140 हैं। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनमें तो क्या है 60, 140 140 140 नंबर हैं, तो सभी का जो हाईएस्ट नंबर है यानी 140 140 140 का क्या हो रहा है यहाँ पे पेपर हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश, आईपी और बायोलॉजी में टोटल जो मार्क्स थे वो 180 थे, 180 नंबर का पेपर था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रीदा, रीदा कौन है, ये रेड वाली रीदा है, वो पीसीए में बताना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उसको कितने परसेंटेज बना है वो बता दीजिए। तो मुझे बताइए कि रेड वाले में कितना है, देखो यहाँ पे ये रहा आपका रेड, ये हो गया, देखो किसका है, देखो 0, 20, 40, 50, यानी बीच में जो आएगी वो किसकी आएगी, 1-1, 10-10 के बाद में बढ़ रही है, तो ये हो गया 50। यहाँ फिजिक्स में उसके कितने बने 110 बन गए,
यहाँ पे केमिस्ट्री में कितने बन गए, 120 नंबर बन गए। ठीक है, तो 140 में से नंबर आ गए उसके, 140 में से 50 लेके आया, 140 में से 110, 140 में से 120, टोटल कितने नंबर आ गए, 100, 200, और यहाँ हो गया आपके पास, यहाँ पे 50 नहीं है, 70 है, 100, 200, और ये हो गया 300। तो उसने 300 नंबर ले आया, वो 300 नंबर ले आई कितने में से, 14 में से, 420 नंबरों में से, इंटू 100। जीरो से जीरो चला गया, 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 1/12 हो गया क्या यहाँ से। और 1/12 का मतलब क्या हो गया, या मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं, 5/6 हो गया क्या, 5/6 हो गया। ठीक है, 1/6 का मतलब 16, और 1/6 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 16 में 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16.25 होता है, और 16.25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 16×5 = 80, 80 से ज्यादा आएगा आंसर, ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे, 80 से क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते थे भाई, 1/12 आ रहा है, तो 12 × 6 में, तो यहाँ से 8, 80 से तो ज्यादा ही जाएगा ना, यहाँ पे आंसर जो आएगा 80 से ज्यादा है, ये तीनों ऑप्शन है वो 80 से कम है, एक ही ऑप्शन है 80 से ज्यादा, सोल्व ही नहीं करेंगे अपन। एग्जैक्ट आपको नहीं निकालना है, ध्यान रखना कि आप एग्जैक्ट एक एक डिजिट निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए बैठ के, वहां पे केवल देखना है किससे ज्यादा है किससे कम है, अप्रोक्सीमेशन लगाना बस केवल। लास्ट सवाल देखो आज की क्लास का, क्या बोला गया है कि किस वर्ष में मोतियों के जो निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब देखो एक बच्चा यहाँ पे पूरा बेसिक से सोल्व करेगा, 4 सवाल बन जाएंगे इसमें, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें ये बोला गया है कि देखो मोतियों की संख्या ये है, तो किस में है वो प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है, परसेंटेज देखना यहाँ पे, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, 2018, 17, 14 और 19, 14, 17, 18 और 19, क्या ये 4 ऑप्शन है क्या। तो इन 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इनमें परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है किस में सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ पे चेक करोगे 9.9 से 10.9 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 0.9 इंक्रीज हो गया। 0.9 किस पे इंक्रीज हुआ, 9.9 पे इंक्रीज हुआ। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई, क्या 1/11 हो गई क्या, बस फ्रैक्शन पकड़नी है आपको, परसेंटेज आपको पता ही है ना, 1/11 का लगभग कितना होगा, 9 के करीब आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन चेक किया 2017 वाला, तो 2017 के लिए पीछे से चेक करोगे भाई, 5.2 से कितना हो गया, 65 हो गया, तो 13 चौक 52 और 13.65 रेशियो से चेक किया, 4 से 5 हो गया, यानी 4 से 5 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, तो ये हो गया 25%। यहाँ चेक करोगे 6.5 से 9.5 हो गया, कितना चेंज हुआ, 3 चेंज हो गया क्या, 6 और 3 9, डिवाइडेड बाई 6.5 हो गया, ये इतना चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे चेक करोगे 2019 के लिए चेक करोगे, 9.5 से 11.4 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, ये 0.9 होते ही तो क्या हो गया, 0.9। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, यानी 1.9, डिवाइडेड बाई 9.5 करोगे, यानी 1.5 आ गया क्या यहाँ पे, 1/5, इसका मतलब क्या हो गया, 20% हो गया, ये तो हो गया 20%, ये हो गया आपका 25%। ठीक है, ये लगभग 9% के करीब आएगा। चेक नहीं, आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं निकालना भाई कितना परसेंट आएगा, आपको ज्यादा देखना है। अब यहाँ चेक करोगे 3/65 है, अगर मैं 3 से डिवाइड भी कर दूं इसको, तो लगभग कितना होगा, देखो 3 दूनी 6, और यहाँ से 22 कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 21, 2.1 होगा। और 1/2.1, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%, 1/2.1 में 50% से थोड़ा सा कम होगा, यानी 45-50 के बीच में आएगा। तो क्या 45 से 50 के बीच में यही है क्या सबसे ज्यादा, एग्जैक्ट आपको नहीं निकालना है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ ना, यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हुआ है, ध्यान रखना, इसमें इंक्रीज हुआ है लगभग 45 से 50% तक। तो 2018 में हुआ, 2018 में हुआ है, ये आंसर आ गया। मैं एग्जैक्ट सोल्व नहीं करूंगा कि कितना परसेंट आया है, हमें केवल चेक करना है कि हाईएस्ट किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि हर एक सवाल को आप करने के लिए बैठोगे एग्जैक्ट, क्योंकि अगर एग्जैक्ट निकालने के लिए बैठोगे तो 4 सवाल बन गए परसेंटेज निकालने के, हर एक ऑप्शन का आप परसेंटेज निकालो एग्जैक्ट, और फिर चेक करो हाईएस्ट कौन सा है। तो ये नहीं देखना आपको, ये देखना केवल भाई ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा देखने का तरीका बहुत ईजी है कि आप फ्रैक्शन से चेक कर लो भाई, इतना इतना परसेंट लगभग इतना इतना आएगा वो। ठीक है, अभी कोई डीआई का सवाल बच गया आपका, नहीं बचा आपका। देखो क्लासेस आपको कंप्लीट देखनी है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसे नहीं है कि आप 10 मिनट देख लोगे और 10 मिनट से सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपके, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की जो शिफ्ट है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक ऑफर बता देता हूँ, जो लास्ट तक देखेगा उसके लिए है, ठीक है, उसको पता है, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। ये ऑफर क्या है कि जो अरिथमेटिक का बेस था,
जो अर्थमेटिक का भी बेस चल रहा था उसकी प्राइस आपकी, ठीक है, मैं यहाँ से पूरा बता देता हूँ ना कितना है। देखो यहाँ से, इसमें तो नहीं होगा वो फोटो, ये रहा जो अपना कोर्स था ऐप पर, ठीक है। इसकी जो प्राइस रहने वाली है आज के लिए, केवल और केवल आज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। जो स्टूडेंट देखेगा 2025 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए है। अभी अगर ये देखेगा कि हम एक महीने में कर लेंगे, वो चीज मत खरीदना, आप पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आगे 2025 में आने वाले एग्जाम एसएससी के, अगर कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी रेलवे वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें अर्थमेटिक अगर आपको बेसिक से समझना है, पूरा डिटेल से समझना है, एक एक टाइप समझना है, सारे मल्टीपल अप्रोच सीखने हैं, सारे ट्रिक सीखने हैं, ट्रिक बनती कैसे हैं वो सारी चीज सीखनी है, तो ये कोर्स ले लीजिए। अभी ये 999 का मिल रहा था, केवल और केवल आज के लिए ये रहेगा केवल और केवल 599 का, केवल आज के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। आज आपका 15 अगस्त है, तो ये ऑफर मैंने दिया है अभी के लिए, 599 मिल जाएगा आपको, ठीक है। वैलिडिटी अगर आपके लिए कम रहती है 12 महीने तो इसको बढ़ा देंगे, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, इसमें तो नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना अगर कोर्स लेने के बाद में आप 8740861949, ठीक है। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और यहां से अगर वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो कि 12 महीने से मैं 2 साल करवाना चाहता हूँ, केवल आज के लिए, ध्यान रखना, अगर आज परचेज करोगे तो ये 599 रहेगा। कि आप कल कोई नया स्टूडेंट आ गया लास्ट में देखेगा सर आपने तो 599 प्राइस कर रखा था, ये केवल आज के लिए है। और जो सीरीज कंप्लीट देखेगा केवल उसके लिए है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको लास्ट में बताया है, ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। मैं कभी भी यहाँ पे प्राइस वगैरह कम नहीं करता, जो फिक्स है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि एक स्टूडेंट 999 लेगा, दूसरा 600 में लेगा, तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। उसको बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है फिर वो। और इसमें इतनी मेहनत कर रखी है ना, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा दिखेगी आपको, भाई 999 तो बहुत ज्यादा है, ये मेहनत के अकॉर्डिंग और जो चीजें मैंने समझाई हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। अगर ये जो बेच मैंने अभी तक कंप्लीट करवाया है, इसमें 3-4 टॉपिक और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके का जो कंटेंट या इस तरीके के जो मैंने बताया यहाँ पे, अगर इस तरीके का कोई भी अगर कोई टीचर बता देना तो यहाँ से मुझे मैसेज कर देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, एक एक क्लासेस में एक एक क्वेश्चन के जितने तरीके हो सकते हैं, जितने तरीके, बेसिक, फ्रिक्शन, ट्रिक, या मान लीजिए रेशियो वाला मेथड हो गया, एलिगेशन मेथड हो गया, जितने तरीके हो सकते हैं ना सारे तरीके मैंने बताए हैं एक एक क्लासेस में, एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन के। अगर इस क्लासेस को, इस पूरे बेच को अगर कोई बंदा देख लेगा ना, वो टीचर ही बन जाएगा पूरा का पूरा। एक टीचर बनाने के लिए जो कुछ मुझे पता है, सारी चीजें, जो कुछ नॉलेज भरा है माइंड में, वो सारी चीजें मैंने इस बेच में डाल दी है, ठीक है। तो अगर किसी टीचर, किसी स्टूडेंट को टीचर भी अगर बनना है ना, तो ये बेस ले लीजिए, अर्थमेटिक में पूरे आप धुरंधर बन जाओगे। अर्थमेटिक में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैंने पूरा लिंक कर रखा है, हर एक चैप्टर के बाद में कौन सा चैप्टर आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के बाद में कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हो तो इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन डालू ताकि ये चीज समझ में आ जाए। तो पूरा अरेंज वे में मैंने पहले कंटेंट प्रिपेयर किया था, उसके बाद में ये कोर्स रिकॉर्ड किया है। और ये लाइव कोर्स नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि रिकॉर्डेड में एक एक चीज मैंने समझाई है, क्योंकि लाइव में तो बहुत बार डाइवर्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, दूसरा तरीका नहीं बता पाते, ठीक है ना, वो इस तरीके से चला जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता है, जो चीजें मुझे समझानी है, एक एक चीज मुझे समझानी है, तो मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। लाइव में वो चीज नहीं हो पाती है, ध्यान रखना यहाँ से। तो ये जो रिकॉर्डेड बेच होता है ना, वो बेस्ट होता है अगर आपको बेसिक से समझना है। तो लाइव में आप डाउट पूछ सकते हो, वो बिल्कुल सही है कि आपके लिए डाउट वगैरह पूछने के लिए सुविधा होती है, बट रिकॉर्डेड में मैंने ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है जिसके लिए आप डाउट रह सके हो, क्योंकि मैंने सारे तरीके बता दिए, आपका माइंड ही ओपन कर दिया सारा का सारा, तो फिर क्या दिक्कत आ गई इसमें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नई शिफ्ट करेंगे, नया सेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।